हेलो दोस्तों, मैं जय स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल एजी स्टडी क्लासेस में। आज हम सीखने वाले साइंस का एक बहुत ही अच्छा सा टॉपिक जिसका नाम है डीएनए एंड आरएनए। पता ही होगा आपको डीएनए और आरएनए के बारे में। आज इसको पूरे कंप्लीट तरीके से सीखते हैं। अच्छा, इसके पहले मैं आपको बता दूँ कि मैंने डाइजेस्टिव सिस्टम का पूरा पार्ट खत्म कर दिया है। डाइजेस्टिव सिस्टम जितने भी हमारे पाचन तंत्र थे, जितने भी ऑर्गन थे पाचन तंत्र में काम करने वाले, सबको हमने पढ़ा दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक है, जाके जरूर देखिएगा। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं डीएनए और आरएनए। देखिए, ये जो डीएनए हमारा होता है इसको हम बेसिकली न्यूक्लियस नामक चैप्टर्स पे पढ़ते हैं। न्यूक्लिक एसिड, जिसे हम कहते हैं न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड, ये न्यूक्लिक एसिड जो होता है इसे हम केंद्रीय अम्ल के नाम से भी जानते हैं। क्या? केंद्रीय अम्ल। न्यूक्लिक एसिड केंद्रीय अम्ल, ये बेसिकली अगर देखें तो ये न्यूक्लिक एसिड चैप्टर से ही इसका उत्पत्ति हुआ है, यहीं से निकलता है। यहाँ पे आपका होता है, तो एक होता है डीएनए और दूसरा होता है आपका आरएनए। देखिएगा, डीएनए का मतलब होता है डीऑक्सीराइबोज। देखिए, फुल फॉर्म डीएनए का डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल या फिर न्यूक्लिक एसिड, और आरएनए का राइबोज न्यूक्लिक एसिड यानी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। तो यहाँ पे हम एक एक चीज़ों को ध्यान से समझते चलते हैं। देखिएगा, ये जो डीएनए था, डीएनए का खोज ये सबसे पहले निकल के आपका आया था। देखिए, अगर हम बात करें डीएनए की, ये होता कहाँ पे? जो डीएनए है, डीएनए तो पहली बात ये हमारी सेल की कोशिका के केंद्रक में, जिससे हमारी जो आपको पता हमारी बॉडी क्या है, असंख्य कोशिकाओं से मिलकर बना है। तो कोशिका के अंदर जब हम कोशिका को देखेंगे उसके अंदर एक न्यूक्लियस होता है, जो केंद्रक होता है, वहाँ पे हमारा डीएनए पाया जाता है। तो डीएनए ये उपस्थित कहाँ होता है? एक तो हमारा केंद्रक में होता है। केंद्रक में होता है कहाँ? सेल के केंद्रक में। दूसरा आपका ये माइटोकॉन्ड्रिया में भी होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में, माइटोकॉन्ड्रिया। तीसरा आपका ये पेड़ पौधे के क्लोरोप्लास्ट में भी पाया जाता है। किसमें? पेड़ पौधों के क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट, इतना क्लियर है। ये जो डीएनए आपका है 3 जगहों पे पाया जाता है। कौन कौन सी जगह? पहला है ह्यूमन बॉडी के अंदर, सेल के अंदर केंद्रक में, सेल के केंद्रक में पाया जाता है। दूसरा कहाँ? माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। तीसरा हमारा पेड़ पौधे के क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। तो ये डीएनए हमारा 3 जगह पाया जाता है। तो अब डीएनए के बारे में समझते हैं, डीएनए निकला कहाँ से है। तो देखिएगा, डीएनए जो है ये सर्वप्रथम यहाँ पे एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था कार्लसबर्ग। क्या? कार्लसबर्ग। उन्होंने डीएनए का स्ट्रक्चर दिया था कुछ इस तरह से, यक्स के आकार का। ठीक है, ये एक्चुअली में देखे तो ये आपका क्रोमोसोम्स है। क्या है ये? ये क्रोमोसोम है। ये जो आपका है ये क्रोमोसोम है। क्रोमोसोम, ये क्रोमोसोम है। ये जो क्रोमोसोम आपका होता है, सबसे पहले कार्लसबर्ग नाम के एक साइंटिस्ट आए थे। तो यहाँ पे देखिएगा, कार्लसबर्ग में यहाँ पे लिख दूं, कार्लसबर्ग। कार्लसबर्ग, ये जो कार्लसबर्ग थे, इन्होंने डीएनए को बताया था कि डीएनए में क्या होते हैं? क्रोमोसोम्स होते हैं। उन्होंने क्रोमोसोम्स को बताया था कार्लसबर्ग ने। ठीक है, तो ये जो क्रोमोसोम्स थे, तो उन्होंने, कार्लसबर्ग ने क्या किया था? क्रोमोसोम्स की खोज की थी। उन्होंने कहा था जो क्रोमोसोम्स है ये 23 जोड़ी होती है। कितनी? 23 जोड़ी, या फिर अगर संख्या में बात करें तो 46 होती हैं। तो क्रोमोसोम्स कितने होते हैं? 23 जोड़ी, और संख्या में 46 होते हैं। 23 जोड़ी का मतलब देखिए, जैसे मैं कह दूँ एक जोड़ा, ये दूसरा जोड़ा, मतलब पहला जोड़ा, दूसरा जोड़ा, तीसरा जोड़ा, ऐसे 23 जोड़े होते थे। समझ में आ रहा? तो 23 जोड़े यानी एक में 23, तो दोनों मिला के कितना होगा? 46। यानी क्रोमोसोम्स में किसने दिया था? कार्लसबर्ग ने। कार्लसबर्ग ने कहा था ये जो क्रोमोसोम्स होता है, क्रोमोसोम्स 23 जोड़ी होती हैं, या फिर संख्या में कितनी होती हैं? 46 होती है। इतना क्लियर है। इसके बाद 2 साइंटिस्ट और आए, वाटसन और क्रिक्स। वाटसन और क्रिक्स। तो जो वाटसन और क्रिक्स आए, वो आए, उन्होंने कहा, इसका स्ट्रक्चर देखा। क्या देखा?
स्ट्रक्चर, उन्होंने कहा ये एक्स के आकार का है, और उन्होंने ही, वाटसन और क्रिक्स ने ही डीएनए की खोज की थी। किसकी खोज की थी? डीएनए की। यानी डीएनए का खोज किसने किया था? वाटसन और क्रिक्स ने किया था। इतना क्लियर है? तो वाटसन और क्रिक दोनों अलग अलग वैज्ञानिकों के नाम, वाटसन क्रिक्स। कार्लसबर्ग ने क्या किसकी खोज की थी? क्रोमोसोम्स की। उन्होंने कहा 23 जोड़ी क्रोमोसोम्स होते हैं, या फिर संख्या में 46 होते हैं, ये एक्स के आकार का होता है। और इसके बाद दो वैज्ञानिक है, वाटसन और क्रिक्स, उन्होंने डीएनए की खोज की। अब बात करते हैं डीएनए क्या होता है। देखिए, इसी को अगर थोड़ा सा पकड़ के फैला दिया जाए, इसको अगर थोड़ा सा पकड़ के फैला दिया जाए, तो जो इन लोगों ने कहा था इसमें डीएनए भी होता है, तो इसको जब फैला दिया जाएगा तो कुछ ये इस आकार की आकृति बन जाएगी। ये हो गया। देखिए, मैंने इसको फैला दिया, तो ये जो आपका ये क्रोमोसोम्स है, ये आपका डीएनए बन जाता है। क्या बन जाता है? डीएनए बन जाता है। एक और साइंटिस्ट आया, उसका नाम था जोहानसन। उसने इसमें देखा, तो देखने के बाद जब डीएनए देखा तो उसे कुछ समझ में नहीं आया। उसने क्या किया, इसको पकड़ के और फैला दिया, यानी उसमें और भी गहन अध्ययन किया, तो कुछ इस आकार का स्ट्रक्चर बन गया। तो कुछ ये इस आकार का स्ट्रक्चर बन गया। तो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है, इसके अंदर देखा कि इसके अंदर भी कुछ चीज़ें हैं। जब इसको और विस्तार से इसने किया, तो उसको नजर आया कि इसके बीच में भी कुछ है। उसने इसका नाम दे दिया जीन। क्या? जीन, जिसे हम क्या कहते हैं? जीन। क्लियर है? यानी क्रोमोजोम्स था, क्रोमोजोम्स को थोड़ा सा फैलाया गया, यानी थोड़ा सा छोटा किया गया, तो क्या बन गया? डीएनए। डीएनए को और विस्तार कर दिया गया, तो क्या बन गया? आपका जीन बन गया। उसके बाद जीन के अंदर देखा गया तो इसके अंदर भी कुछ चीज़ें हैं। तो यहाँ पे जो जीन है, जीन की ये एक कुंडली हो गई। एक कुंडली, जीन के एक कुंडली के बीच में 34 स्ट्रॉन्ग होती है। मैं यहाँ पे लिख दूँ, इनके बीच की जो दूरी होती है कितनी होती है? 34 एंगस्ट्रॉम की होती है। क्लियर है? एक के बीच में। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया अच्छे से। देखिए क्या होता है, डीएनए की बात की जाए तो केंद्रक में पाया जाता है, सेल में, पेड़ पौधे के क्लोरोप्लास्ट में, और हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाया जाता है। इसके बाद कौन से साइंटिस्ट आए थे? कार्लसबर्ग ने क्या किया था? डीएनए की खोज की थी। उन्होंने क्रोमोजोम्स की खोज की थी, और क्या कहा था? क्रोमोजोम्स कितने होते हैं? 23 जोड़ी, और संख्या में 46 होते हैं। इसके बाद दो साइंटिस्ट और आए, वाटसन और क्रिक्स। उन्होंने इन क्रोमोसोम्स में से डीएनए की खोज कर ली। उन्होंने जब इसको थोड़ा सा और गहन अध्ययन किया, इसमें फैला के देखा विस्तार से, तो उसको समझ में आया कि क्या है? डीएनए। जो लच्छे के समान आकृति है, क्या है? डीएनए है। एक और साइंटिस्ट है जोहानसन, उसने इसमें देखा, तो उसने क्या किया? इस डीएनए को और थोड़ा सा फैला दिया। जब उसने इस डीएनए को और फैला दिया, तो उसको इस आकार का कुंडली नुमा डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर बन गया। तो जो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर बन गया, डबल हेलिक्स का मतलब दो कुंडली, तो उसके बीच में भी देखा कुछ चीजें हैं, इसके बीच में भी है। तो उन्होंने इसका नाम दे दिया जीन। क्या दिया? जीन। इस स्ट्रक्चर को नाम दिया जीन, और एक जीन के बीच की दूरी 34 एंगस्ट्रॉम होती है। इतना क्लियर है आपका? चलें, तो यहाँ पे क्या हमने सीखा, अगर देखिए हम जीन को बटोर दें, जीन को समेट दो तो क्या बन जाएगा? डीएनए, और डीएनए को समेट दो तो क्या बन जाएगा? क्रोमोजोम्स। यानी जो क्रोमोजोम से किससे बना है मिलके? डीएनए से, और ये डीएनए किससे मिलके बना है? जीन से। तो ध्यान देना, जीन, डीएनए, क्रोमोसोम तीनों एक ही नाम है। डीएनए को, जीन को, चाहे क्रोमोसोम्स, है तो तीनों एक ही चीज। तो यहाँ पे ध्यान देना। अब ये जो इसके स्ट्रक्चर की मैं बात करूं, तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको मिटा देता हूं। देखिए, ये जो डीएनए था, उन्होंने स्ट्रक्चर दिया था कि ये डीएनए जो है ये डबल हेलिक्स होता है। क्या होता है? डबल हेलिक्स या डबल हेलिकल, जिसे हम डबल हेलिकल भी कहते हैं। ठीक है? तो इनके बीच में भी कुछ चीजें हैं। देखिए, ये क्या है? डबल हेलिकल। इसे हम डबल हेलिक्स या द्विकुंडली भी कहते हैं। यानी डीएनए की संरचना कैसी होती है? डबल हेलिक्स या द्विकुंडली होती है। तो ध्यान देना, जो डीएनए होता है, डीएनए का ये जो किनारे वाला पार्ट है, ये, इसे हम न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड। और यहाँ पे जो जहाँ पे अटैच्ड है, इसको क्रोमोटाइड कहते हैं, क्रोमेटीन कहते हैं, क्रोमेटीन। क्लियर है? यानी जहाँ पे डीएनए के जो स्ट्रक्चर से क्या? न्यूक्लियोटाइड, और जहाँ पे ये जुड़े हैं, ये पार्ट ये क्या कहलाता है? क्रोमेटीन। क्रोमेटीन क्या होता है? जहाँ पे जुड़े होते हैं डबल हेलिक्स, ये क्रोमेटीन होता है। और ये वाला पार्ट क्या कहलाता है? न्यूक्लियोटाइड
टाइट कहलाता है। इतना क्लियर है। देखिए ये जो डीएनए होता है, बेसिकली डीएनए का काम क्या है, देखिए डीएनए जो आपका होता है ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन का काम करता है। किसका? जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। जेनेटिक इन्फॉर्मेशन का मतलब समझते हैं आप? जैसे जो कुछ भी गुण, जैसे देखिए मनुष्य पैदा होता है तो माँ के गर्भ में रहता है पहले, तो जो गर्भ में रहता है उसके शरीर के अंदर 2 हाथ होते हैं, 2 आंखें होती हैं, 32 दांत होते हैं, इन दांत तो बाद में निकलता है लेकिन स्ट्रक्चर तो बन जाता है, एक सर होता है। तो इन सबको कौन बनाता है? अब आप लोग कहेंगे भगवान बनाता है, वो तो देखिए अलग की बात है, मैं वहाँ पे नहीं जाता। मैं यहाँ पे साइंस के तौर पे बताता हूँ आपको। ये जो माँ के गर्भ में बच्चा रहता है उसका जब निर्माण होता है तो निर्माण होने की कंडीशन में उसको जो निर्देश देता है दिमाग से हमारा, वो डीएनए को कौन देता है? ये डीएनए, यानी निर्देश उसको कौन देता है? डीएनए। हमारा जो डबल हेलिक्स डीएनए होता है ये माँ के गर्भ में बच्चे को निर्देश देता है, यानी 2 हाथ बनना है, एक हाथ में 5 उंगलियां होनी चाहिए, दोनों में 10 होनी चाहिए। तो इन सब को, एक आंख होने चाहिए, सर यहाँ पे होना चाहिए, बाल सर में होना चाहिए। ये सारी क्रियाएं कौन करता है? डीएनए करता है। यानी बस जैसे आपका हाथ हुआ, 5 उंगलियां हुआ, वो सिग्नल देगा कि 5। अच्छा, सबसे पहले बच्चे के अंदर हार्ट का निर्माण होता है। किसका? माँ के गर्भ में बच्चे का सबसे पहले दिल बनता है, उसके बाद सारे अंग बनना स्टार्ट होते हैं। तो उसने सूचना दिया कि 5 उंगलियां होनी चाहिए शरीर में, 5 उंगलियां हो गई। तुरंत डीएनए सूचना भेजेगा कि बस 5 उंगलियां हो गई, अब और नहीं बननी चाहिए। तो इसी तरह से डीएनए जेनेटिक इन्फॉर्मेशन का काम करता है कि एक एक चीज़ें बॉडी में किस रूप में बनने चाहिए वहीं पे होता है। कभी कभी आप लोगों ने देखा है कि कोई कोई बच्चे के हाथ निकल जाते हैं, पैदा होते ही दांत निकल जाता है, बोलने लगता है, 2-2 3-3 हाथ, कहीं पे सर 3 हाथ, कहीं पे कुबड़, कोई छंगुर हो जाता है, तो अजीब अजीब तरह के बन जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में उनका डीएनए डिफेक्टेड हो जाता है, जो उनका डीएनए होता है वो प्रभावित हो जाता है। तो जो डीएनए डिफेक्टेड होता है उसी के कारण मनुष्य थोड़ा सा अजीब सा हो जाता है। अच्छा, एक बात मैं आपको बता दूं, जैसे मान लो ये जो डीएनए है, ठीक है, डीएनए का इतना अच्छा सा रोल है, ये हर चीज़ को बहुत अजीब तरीके से लेके चलता है। जैसे मैं बात कर लूँ, अभी मान लो किसी का बेटा है, उसका पैदा होने वाला बेटा, ठीक है, डीएनए ने बिल्कुल ठीक है, उसके पिता का भी ठीक है, उसके माता का भी ठीक है। अचानक से कोई उसके डीएनए डिफेक्टेड हो जाता है, किसी कारण से, किसी भी कारणवश उसका डीएनए डिफेक्टेड हो जाता है, और उसके पैदा होने वाले बच्चे के मान लो पंख निकल आते हैं। क्या निकल आते हैं? पंख, और वो उड़ने लगता है। तो ऐसी कंडीशन में जो वो अजीब सा बन गया, तो उसकी जो 100-200 सालों में उसकी प्रजाति आएगी, यानी उसका बेटा। देखो, ऐसे पहली बात मैं बता दूँ, तो ऐसे पैदा होने वाले बच्चे जल्दी बचते नहीं हैं। जो अजीब तरह के पैदा हो जाते हैं तो वो बच्चे जल्दी बचते नहीं, वो मर जाते हैं। 99.9% बच्चे मर जाते हैं, लेकिन कुछ बच्चे बच जाते हैं। और जो बच जाता है वो उसकी आने वाली पीढ़ी, यानी उसका बेटा, फिर उसके बेटे का बेटा, धीरे धीरे ऐसे 100-150 सालों में उसकी एक अलग प्रजाति बन जाती है। क्या बन जाती है? अलग प्रजाति। यानी अब उसके जो होने वाले बच्चे होंगे उनमें भी पंख होगा, वो उड़ने वाले मानव बन जाएंगे। समझ में आ रहा? वो उड़ने वाले मानव बन जाएंगे। तो इसी को ह्यूगो डू ब्रीज ने एक सिद्धांत दिया था उत्परिवर्तनवाद का। किसका? उत्परिवर्तनवाद का। यानी अचानक से कोई डीएनए डिफेक्टेड हुआ, कोई अलग परिवर्तन हुआ, जिसके कारण से एक नई प्रजाति का जन्म हो जाता है, वो क्या कहलाता है? ये डीएनए डिफेक्टेड की होने की वजह से होता है, ये उत्परिवर्तनवाद कहलाता है। देखिए, जैसे मुर्गी की बात की जाए, बहुत चर्चित क्वेश्चन है, मुर्गी आया, कंडा आया। पहले मुर्गी आई थी, यही से होता कोई जीव था जिसका डीएनए डिफेक्टेड हुआ था, और डीएनए डिफेक्टेड होने की वजह से एक अजीब शक्ल का जीव पैदा हुआ जिसने मुर्गी का रूप ले लिया, और वही मुर्गी बाद में जाके अंडा दी, जिससे उसी के साइज, उसी की तरह उसके बच्चे का निर्माण हुआ, और एक नई प्रजाति मुर्गी का जन्म हो गया। तो ये अचानक से डीएनए में डिफेक्टेड होने के कारण से जो परिवर्तन होता है वो अगर चलता रह गया तो नई पीढ़ी को जन्म दे देता है। ये उत्परिवर्तनवाद कहलाता है। ये होता है डीएनए का काम, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। अगर डीएनए गड़बड़ हो जाता है तो, यानी किसी भी वजह से डिफेक्टेड हो जाता है तो प्रभावित हो जाता है, तो ये सारी क्रियाएं होती हैं। इतना क्लियर हो गया होगा आपको डीएनए का काम। देखिए, मैं बात करूं कोई और चीज़ की, जैसे मैं मैं पढ़ा रहा हूं, ठीक है, मैं जो पढ़ा रहा हूं, जो भी मेरी नॉलेज है मेरे ब्रेन में है, सारी नॉलेज मेरे ब्रेन में है, लेकिन ये क्या मेरे डीएनए में है? नहीं, ये नॉलेज मेरे डीएनए में नहीं, ये सब मेरे ब्रेन में है। अगर यही नॉलेज मेरे डीएनए में प्रवेश कर जाए तो मेरा पैदा होने वाला बच्चा बचपन से ही, यानी पैदा होने से ही विद्वान रहेगा और साइंस के बारे में सब कुछ जानेगा। समझ पा रहे हैं आप? यानी ये जो
नॉलेज होती है, जो क्वालिटी होती है सबकी, वो ब्रेन में होती है, ना कि डीएनए में होता है। जैसे कोई पहलवान हो गया, उसकी पहलवानी कहाँ होती है, उसके मसल्स में होती है, उसकी बॉडी में होती है, ना कि उसके डीएनए में। अगर वही उसकी पहलवानी उसके डीएनए में किसी तरह से प्रवेश कर जाए, उसके डीएनए के जीन में प्रवेश कर जाए, उसका पैदा होने वाला बच्चा बचपन से ही पहलवान होगा। समझ पा रहे हैं? तो ऐसा कुछ होता नहीं है। जो भी चीज़ें नॉलेज हैं, तो लोग कहते नहीं इनका बेटा ऐसा होगा, तो ऐसी कोई बात नहीं है। पिता की क्वालिटी जा सकती है, लेकिन उसकी जो क्वालिटी है, जो ब्रेन से रिलेटेड क्वालिटी, वो नहीं जाती दूसरे बच्चे में, यानी उसके होने वाले बच्चे में वो क्वालिटी नहीं होती। तो इतना आपको क्लियर हो गया होगा। देखिए, अब दूसरी मैं बात करूं, ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, जैसे मैं कह दूं आनुवांशिकता, ये जो डीएनए होता है ये आनुवांशिकता का भी काम करता है। आनुवांशिकता का मतलब खानदानी, जैसे खानदान, दादा के परदादा खानदान नहीं होते, तो खानदानी का भी काम करता है। जैसे आपके पिता के अंदर कोई रोग है, या फिर किसी को ले लो, मान लो कोई एक फैमिली है, उसके घर में किसी को मिर्गी का दौरा आता है, ठीक है, तो उसका होने वाला बच्चा जो होगा उसको भी मिर्गी का दौरा आएगा, उसका होने वाला बच्चा जो होगा उसको भी मिर्गी का दौरा आएगा। वो 7 पुश्तों में जाके ख़त्म हो जाता है, और इस 7वें पुश्त में क्यों ख़त्म हो जाता है उसको भी मैं बताऊंगा, लेकिन बने रहिए मेरे साथ, एक एक चीज़ें कंफर्म करते चलता हूँ। तो इतना समझ में आ गया होगा। ये डीएनए क्या करता है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन का काम करता है, यानी सूचनाओं का आदान प्रदान करता है। और डीएनए का स्ट्रक्चर है इस तरह से होता है, ये डबल हेलिक्स होता है। अब देखिए, जब इसको देखा गया तो इसमें भी कुछ कुछ चीज़ें थी। तो डीएनए को क्या कहा गया, जो डीएनए बना है ये 3 चीज़ों से मिलके बना है। देखिए, एक आपका फास्फेट, इससे फास्फेट से, दूसरा आपका शुगर से, और तीसरा आपका नाइट्रोजन बेस, नाइट्रोजन बेस, नाइट्रोजन बेस किस किस से डीएनए 3 चीजों से मिलकर बना होता है, किससे, फास्फेट से, या फिर आप फास्फोरस भी कह सकते हो, उसी का रूप होता है फास्फेट, यानी फास्फोरस, शुगर, नाइट्रोजन बेस। ध्यान देना, फास्फेट तो ये अलग हो गया, फास्फेट। अब बात आती है शुगर में। शुगर कौन सा पाया जाता है डीएनए में? डीएनए में ध्यान देना, जैसा कि नाम से क्लियर डीएनए, इसमें डीऑक्सीराइबोज शुगर पाया जाता है। कौन सा? डीऑक्सीराइबोज। डीएनए में शुगर होता है, शुगर कौन सा? डीऑक्सीराइबोज शुगर। यानी डीएनए 3 चीजों से मिलकर बना है, शुगर, नाइट्रोजन बेस और फास्फेट। तो फास्फेट आपको पता है, शुगर डीऑक्सीराइबोज पाया जाता है, डीऑक्सीराइबोज शुगर इसमें पाया जाता है। इसके बाद आपका आता है नाइट्रोजन बेस। ये नाइट्रोजन बेस जो होता है इसमें 2 चीजें होती हैं। नाइट्रोजन बेस में आपकी 2 चीजें होती हैं, एक होता है प्यूरिन, एक होता है पायरेडमीन। प्यूरिन और पायरेडमीन, इन दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड जुड़ा होता है। क्या? हाइड्रोजन बॉन्ड। इन दोनों के बीच में क्या, कौन सा बॉन्ड लगा होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड लगा होता है। और इस प्यूरिन में आपको मिलता है एक एडमीन और एक ग्वानिन, और पायरेडमीन में मिलता है आपको थायमीन और साइटोसिन। देखिए, मैं थायमीन को टी से और साइटोसिन को सी से डिनोट कर रहा हूँ। थोड़ा सा लंबा है तो लिखने में दिक्कत होगी, तो आप ऐसे डायरेक्टली समझ लीजिए, समय भी ज़्यादा लगेगा। तो क्या था? प्यूरिन, पायरेडमीन, प्यूरिन, पायरेडमीन। प्यूरिन में क्या? एडमीन, ए से एडमीन, जी से ग्वानिन। पायरेडमीन में टी से थायमीन और सी से क्रोमेटिन। इतना क्लियर है आपको? क्रोमेटिन। देखिए, अब ये जो चीजें होती हैं इनके बीच में, एडमीन और थायमीन के बीच में डबल बॉन्ड लगा होता है, ग्वानिन और क्रोमेटिन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड लगा होता है। एक सेकंड, सॉरी, ये साइटोसिन होता है। क्या होता है? ये साइटोसिन। ये क्रोमेटिन ना होके क्या होता है? साइटोसिन। तो देखिए, मैं यहां से फिर से बता दूं, प्यूरिन में एडमीन और ग्वानिन, पायरेडमीन में थायमीन और साइटोसिन। तो ये जो प्यूरिन पायरेडमीन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड, एडमीन और थायमीन के बीच में डबल बॉन्ड, और ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड लगा होता है। इतना क्लियर है? क्या क्या मैंने बताया? आपका जो नाइट्रोजन बेस, ये आपका डीएनए शुगर, नाइट्रोजन बेस फास्फेट से बनकर मिलके बना, शुगर आपका डीऑक्सीराइबोज शुगर होता है। और ये जो नाइट्रोजन बेस होता है ये प्यूरिन
पायरिडमीन का बना होता है। प्यूरिन और पायरिडमीन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड लगा होता है। इस प्यूरिन में आपका एडमीन पाया जाता है, ए से एडमीन और जी से ग्वानिन। इस पायरिडमीन में आपका थायमिन पाया जाता है और सी से साइटोसिन और सी से टी से थायमिन। तो एडमीन और थायमिन के बीच में डबल बॉन्ड, ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, पहले 2 फिर 3, यानी डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड लगा होता है। अब बात करते हैं ये होता कहाँ पे है। तो ये जो हमारा डीएनए का स्ट्रक्चर होता है ये इस तरह से होता है, एडमीन, थायमिन, ग्वानिन, साइटोसिन, इसी तरह से स्ट्रक्चर ये बनता चला जाता है। यहाँ पे एडमीन, थायमिन, ग्वानिन, साइटोसिन, फिर से एडमीन, थायमिन, ग्वानिन, साइटोसिन। तो समझ पा रहे हैं आप, ये इस क्रम में इस तरह से डीएनए में जुड़े होते हैं, एडमीन, ग्वानिन, थायमिन और साइटोसिन। तो ये डीएनए के बारे में ध्यान देना। अगर इसी थायमिन की जगह, ये क्या है, डीएनए है, इसी थायमिन की जगह अगर हम यूरेसिल लगा देते हैं, क्या, यूरेसिल, यूरेसिल, इसी थायमिन की जगह अगर हम यूरेसिल रख देते हैं तो यही डीएनए आरएनए में कन्वर्ट हो जाता है। क्या, आरएनए में। अगर इसी यूरेसिल की जगह हम थायमिन लगा दें तो आरएनए हमारा डीएनए में कन्वर्ट हो जाता है। तो डीएनए से आरएनए, आरएनए से डीएनए कैसे बनता है? अगर इस क्रिया में, ये क्रिया आपको दिख रही है, किसका अंतर, सिर्फ थायमिन और यूरेसिल का। इस थायमिन की जगह यूरेसिल लगाएंगे तो आरएनए बन जाएगा, इस यूरेसिल की जगह थायमिन लगाएंगे तो डीएनए बन जाएगा। इतना क्लियर है? इतना क्लियर है क्या? आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आगे चलता हूँ। चले, ये जो डीएनए था आपका, ये डीएनए खत्म होता है। अब हम बात करते हैं आरएनए के बारे में। किसके बारे में? आरएनए के बारे में। ध्यान देना, ये आरएनए है आपका। आरएनए का फुल फॉर्म राइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है, इन राइबोज न्यूक्लिक अम्ल, राइबोसोम न्यूक्लिक अम्ल कह सकते हो, ये तो आपको पता ही होगा। तो ध्यान देना, जो डीएनए होता है, डीएनए एकल कुंडली होता है, सिंगल हेलिक्स डीएनए, ये आरएनए, सॉरी, आरएनए सिंगल हेलिक्स होता है। क्या? सिंगल हेलिक्स एकल कुंडली। इसका स्ट्रक्चर इस तरह से होता है। किस तरह से? इस तरह से, ये गोंजर की तरह होता है। ठीक है, ऐसे तो गोंजर होता है, इसके पैर रहते हैं। तो ये है आपका आरएनए का स्ट्रक्चर। इसमें भी एडमिन, ग्वानिन, ग्वानिन यहाँ पे ध्यान देना, एडमिन यहाँ थायमिन ना होके यूरेसिल लगा होता है। क्या होता है? यूरेसिल। जैसे यहाँ पे एडमिन हो गया तो यहाँ पे यूरेसिल, यहाँ पे ग्वानिन, यहाँ पे साइटोसिल तो रहेगा, लेकिन यहाँ पे यूरेसिल रहेगा, जो कि डीएनए में आपका थायमिन लगा होता था। समझ में आ रहा? तो आरएनए आपका क्या होता है? थायमिन की जगह यूरेसिल लगाने से होता है। और ये एकल कुंडली होता है। क्या होता है? एकल कुंडली, सिंगल हेलिक्स, एकल कुंडली सिंगल हेलिक्स। इसमें शुगर कौन सा पाया जाता है? राइबोज शुगर। क्या? राइबोज शुगर। शुगर कौन सा पाया जाता है? राइबोज। डीएनए में डीऑक्सी राइबोज शुगर और आरएनए में राइबोज शुगर पाया जाता है। इस आरएनए का काम होता है प्रोटीन का संश्लेषण। किसका? प्रोटीन का संश्लेषण। प्रोटीन का संश्लेषण। चलिए, क्या काम है इसका? प्रोटीन का संश्लेषण। आरएनए एकल कुंडली होता है, इसमें शुगर राइबोज शुगर पाया जाता है। और ये जो आरएनए होता है क्या करता है? प्रोटीन का संश्लेषण करता है। देखिए, प्रोटीन का संश्लेषण का मतलब ये होता है कि प्रोटीन का निर्माण करना। संश्लेषण में होता है निर्माण करना, तो प्रोटीन का निर्माण करना क्या कहलाता है? प्रोटीन का संश्लेषण कहलाता है। क्लियर है? तो प्रोटीन का संश्लेषण के बारे में समझते हैं। तो ध्यान देना, यहाँ पे ये जो आरएनए होता है आपका, आरएनए आपका 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। पहला होता है आपका mRNA, mRNA। दूसरा होता है आपका ये tRNA, और तीसरा होता है आपका rRNA, rRNA। ठीक, देखिए आरएनए कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। कौन कौन से? एक mRNA, एक tRNA, एक rRNA। ध्यान देना, जो mRNA, tRNA और rRNA है, इनका नाम क्या है? देखिए, m से होता है मैसेंजर आरएनए, t से ट्रांसफर आरएनए, r से राइबोज आरएनए, एन राइबोज आरएनए, ट्रांसफर आरएनए, मैसेंजर आरएनए, यानी मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए, राइबोज आरएनए। इनका जो काम है, मैं इसको समझाने से पहले आपको बता दूं, ये काम क्या करता है? प्रोटीन का संश्लेषण। तो जो प्रोटीन का संश्लेषण करता है, तो समझिएगा हमारे शरीर में कितने प्रोटीन, देखिए
ये जो प्रोटीन बनता है अमीनो अम्ल से, अमीनो एसिड से मिलके बनता है। ये जो होता है 10 आवश्यक, ध्यान देना, 10 आवश्यक अमीनो अम्ल, 10 आवश्यक अमीनो अम्ल और 10 अनावश्यक, 10 अनावश्यक अमीनो अम्ल, 10 आवश्यक तथा 10 अनावश्यक अमीनो अम्ल मिलके बनाते हैं 20 अमीनो अम्ल। क्या? 20 अमीनो अम्ल। इन दोनों को अगर हम मिला दें 10 और 10 तो क्या हो जाता है? 20 अमीनो अम्ल हो गया। और 20 अमीनो अम्ल मिलके एक प्रोटीन का निर्माण करते हैं। समझ में आया? देखिए 10 प्रकार के अमीनो एसिड हमारे शरीर में पहले से होते हैं, हमारे शरीर में वो पहले से होते हैं, लेकिन 10 प्रकार के और अमीनो एसिड हमें बाहर भोजन के माध्यम से मिलता है। तो जो बाहर भोजन के माध्यम से मिलता है वो हमें जरूरी है, इसलिए उसका नाम रख दिया क्या? आवश्यक अमीनो अम्ल। इन 10 आवश्यक, और जो हमारे शरीर में पहले से है, यानी जो चीज़ पहले से रहती है उसकी कदर नहीं होती, तो उसको क्या कह दिया गया? अनावश्यक। समझ में आ रहा? तो वो अनावश्यक अमीनो अम्ल हो गया। तो 10 आवश्यक और 10 अनावश्यक अमीनो अम्ल मिलकर एक प्रोटीन का निर्माण करते हैं। इतना क्लियर है? तो 10 आवश्यक 10 अनावश्यक। देखिए अमीनो अम्ल क्या होता है? अमीनो अम्ल प्रोटीन का ही रूप है। समझ में आ रहा? अमीनो अम्ल प्रोटीन का ही रूप है। ये प्रोटीन टूट के अमीनो अम्ल बनता है। जैसे हमारे अमाशय में पेप्सिन होता है, पेप्सिन अमीनो अम्ल को प्रोटीन को पेप्टोन में कन्वर्ट कर देता है। हमारा ट्रिप्सिन जो होता है, ट्रिप्सिन क्या करता है? पेप्टोन को पेप्टाइड में कन्वर्ट कर देता है। आगे हमारे छोटी आंत में जाता है, बलाई वाले भाग में, वहाँ पे एरेप्सिन मिलता है। एरेप्सिन क्या करता है? पेप्टाइड को अमीनो अम्ल में कन्वर्ट कर देता है, और यही अमीनो अम्ल को अब यहाँ पे अमीनो अम्ल के काम शुरू होता है। तो इतना समझ में आ गया? 10 अमीनो अम्ल आवश्यक 10, और ये 10 आवश्यक 10 अनावश्यक मिलके 20 अमीनो अम्ल मिलके दोनों क्या बनाते हैं? एक प्रोटीन का निर्माण करते हैं। तो चलिए इसको आगे देखते हैं। ये जो mRNA का मतलब होता है मैसेंजर आरएनए, tRNA का मतलब ट्रांसफर आरएनए, और rRNA का मतलब राइबोज आरएनए। ये जो मैसेंजर आरएनए है ना, ये क्या करता है? यहाँ पे देखता है, जैसे हम कुछ खाते हैं तुरंत ये एक्टिव हो जाता है। ये देखता है कि भोजन में क्या अमीनो अम्ल मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। जैसे अमीनो अम्ल मिलता है तुरंत इसको पकड़ लेता है, जहां जहां पे दिखा वहां पे क्या कर, उसको पकड़ लेता, पकड़ कर रख लेता है। अब ये इतना चालाक है, यहाँ से खुद ही खिसकता नहीं है। अब ये सोचता है कि अगर मैं यहाँ से चला जाऊंगा तो हो सकता है कुछ बच के निकल जाए, तो इस वजह से ये कहीं जाता नहीं, वहीं पे जहाँ है वहीं पे खड़ा रहता है, रास्ते में ये खड़ा रहता है। जितने भी अमीनो एसिड जाते हैं, अमीनो अम्ल जो भी आवश्यक है, सबको पकड़ लेता है। पकड़ने के बाद ये इसको बुलाता है, इसको किसको? ट्रांसफर आरएनए को। इसको बुलाता है ट्रांसफर आरएनए, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। अब ये यहाँ से भाग के जाता है इसके पास, बोलता है क्या हुआ भैया, क्या हुआ? अब ये जब इसके पास जाता, कहता मैंने अमीनो अम्ल को पकड़ के रखा, इसको लेके जाओ राइबोज आरएनए के पास। ये कहता ठीक है, जितने भी इसने 10 पकड़ रखा है, जितने भी मात्रा में, ये ट्रांसफर आरएनए से अमीनो अम्ल को ले लेता है और भागते हुए आता है किसके पास? राइबोज आरएनए के पास। इसके पास आता है, इसको दे देता है। और ये क्या करता है? 10 पहले से शरीर में था, 10 इसने ला के दे दिया, दोनों को मिला के एक प्रोटीन का निर्माण इसने कर दिया। किसने? राइबोज आरएनए। यानी काम क्या हुआ, आपको समझ में आया? मैसेंजर आरएनए क्या करता है? अमीनो अम्ल को पकड़ता है और पकड़ के दे देता है ट्रांसफर आरएनए को। ट्रांसफर आरएनए यहाँ से अमीनो अम्ल को लेके जाता है राइबोज आरएनए के पास। राइबोज आरएनए क्या करता है? उसको प्रोटीन में कन्वर्ट कर देता है। उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको विस्तार से पूरा बताता हूँ। तो चलिए, ये आपने आरएनए के बारे में समझ लिया। मैं आपको डीएनए से फिर से स्टार्ट करता हूँ, पूरा फुल टू रिवीजन करवा दूँ। डीएनए न्यूक्लिक एसिड से होता है, कहाँ कहाँ पाया जाता है? सेल के केंद्रक में पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है, पेड़ पौधों के, और माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। कार्लसबर्ग नामक साइंटिस्ट आए, उन्होंने क्रोमोजोम्स की खोज की। उन्होंने कहा 23 जोड़ी क्रोमोजोम्स होते हैं, या फिर संख्या में 46। वाटसन और क्रिक्स आए, उन्होंने डीएनए का खोज कर दिया क्रोमोजोम्स में से, कहा कि एक्स के आकार का होता है। उसके बाद जब डीएनए निकाला गया तो डीएनए क्या कर रहा था? जेनेटिक इन्फॉर्मेशन का काम कर रहा था। डीएनए का स्ट्रक्चर डबल हेलिक्स था, आपको पता ही है। तो डबल हेलिक्स था, जेनेटिक का मतलब जो भी जीन में उसके डीएनए में रहता है वो क्वालिटी आप उसके आने वाली पीढ़ी में भी चला जाता है। मैंने आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से बताई हैं। इसके बाद एक जॉनसन आया, उसने क्या किया? डीएनए को और खींच दिया और फैला दिया, तो क्या बन गया? जीन के आकार का बन गया। और जीन, एक जीन के बीच की दूरी कितनी होती है? 34 एंगस्ट्रॉम होती है। और जो ये वाला हेलिक्स वाला स्ट्रक्चर है, उसके न्यूक्लियोसाइड जहाँ पे जोड़े होते हैं उसको क्रोमेटिन कहा जाता है। डीएनए आपका 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है। शुगर में डीऑक्सीराइबोज शुगर होता है, और फास्फेट यानी फास्फोरस से मिलकर बना होता है, और एक उसमें होता है नाइट्रोजन बेस। नाइट्रोजन बेस में 2 चीज़, प्यूरिन पायरेडमिन। प्यूरिन पायरेडमिन के बीच में हाइड्रोजन बांड लगा होता है। प्यूरिन में एडमिन और ग्वानिन होता है, पायरेडमिन में थायमिन और साइटोसिन होता है। ए से इसको हम ATGC के नाम से भी जान सकते हैं। ए से एडमिन, टी से थायमिन, जी से ग्वानिन, सी से साइटोसिन। एडमिन थायमिन के बीच में डबल बांड,
ग्वानिन साइटोसिन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, अगर यहीं पे हम थायमिन को हटा के यूरेसिल एब्जॉर्ब लगा देते हैं, थायमिन की जगह क्या यूरेसिल, तो यही डीएनए आरएनए में कन्वर्ट हो जाता है। अगर यूरेसिल की जगह हम आपके थायमिन को लगा देते हैं तो यही आरएनए हमारा डीएनए में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद हमने पढ़ा क्या, आरएनए का काम क्या है, प्रोटीन का संश्लेषण करना, शुगर राइबोस शुगर एकल कुंडली होता ही होता है। ये क्या करता है, 10 अमीनो आवश्यक 10 अमीनो अम्ल जो कि आवश्यक हैं और 10 अमीनो अम्ल जो अनावश्यक हमारे शरीर में, उनको मिला के एक प्रोटीन का निर्माण करता है। आरएनए 3 प्रकार के, एम आरएनए, टी आरएनए, आर आरएनए। एम मैसेंजर आरएनए, टी ट्रांसफर आरएनए, आर राइबोज आरएनए। मैसेंजर आरएनए पकड़ता अमीनो अम्ल को, देता ट्रांसफर को, ट्रांसफर लेके आता है राइबोज पर, राइबोज क्या करता है, प्रोटीन का निर्माण कर देता है। ये रही आपके डीएनए आरएनए की पूरी कहानी। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ किसका रिप्लिकेशन, डीएनए से डीएनए बनाना, डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन कैसे कैसे बनता है। तो आप इसको नोट लिख कर लीजिए। देखिए यहाँ पे मैंने रखा डीएनए, डीएनए, ये आरएनए, आरएनए, यहां से प्रोटीन, या फिर मैं प्रोटीन लिख दूं, प्रोटीन। देखिए अगर मुझे डीएनए मेरे पास है, मैं डीएनए से ही डीएनए बनाता हूं, यानी डीएनए से ही मैं डीएनए बना लूं, डीएनए से डीएनए बना लूं, तो ये कहलाता है रिप्लिकेशन। क्या कहलाता है, रिप्लिकेशन। यानी डीएनए से डीएनए बनाना क्या कहलाता है, रिप्लिकेशन। और डीएनए से आरएनए बनाना क्या कहलाता है, ट्रांसक्रिप्शन। क्या कहलाता है, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन। और ध्यान देना आरएनए से डीएनए बनाना क्या कहलाता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। क्या, रिवर्स, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। देखिए ये जो चिन्ह लगा है, इधर भी लगा है, इधर भी, इसे हम कहते हैं उत्क्रमणीय अभिक्रिया या फिर रिवर्सिबल प्रोसेस। यानी ये तीर जहां भी लगेगा इसका मतलब इससे ये दोनों चीजें जो दोनों साइड में है, दोनों से दोनों को बनाया जा सकता है। यानी इससे ये बन सकता है, इससे ये। तो डीएनए से क्या बना, आरएनए, तो डीएनए से आरएनए बना, क्या कहलाया, ट्रांसक्रिप्शन। और इसी का उल्टा जब आरएनए से डीएनए बना तो उल्टे को हम रिवर्स कहते हैं। क्या, रिवर्स। तो यही ट्रांसक्रिप्शन उल्टा हुआ तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन हो गया। यानी डीएनए से आरएनए बना ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए से डीएनए बना क्या, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। और डीएनए से ही डीएनए बना तो रिप्लिकेशन। अब बात आती है आगे, आरएनए से क्या बना आपका, प्रोटीन। आरएनए प्रोटीन बनाया, तो जो आरएनए से प्रोटीन का निर्माण हुआ ये कहलाता है आपका ट्रांसलेशन। क्या कहलाता है, ट्रांसलेशन। इतना क्लियर है। ये आपका यहाँ पे देखिए, एक बार मैं फिर से बता दूं, डीएनए से डीएनए बनाना रिप्लिकेशन, डीएनए से डीएनए बना तो रिप्लिकेशन, डीएनए से आरएनए बना तो ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए से डीएनए बना तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, और आपका जो आरएनए इससे प्रोटीन बना तो ट्रांसलेशन। देखिए प्रोटीन से आरएनए नहीं बन सकता, डीएनए से आरएनए बन सकता है, आरएनए से डीएनए बन सकता है। कैसे, थायमिन की जगह यूरेसिल लगाने से, यूरेसिल की जगह थायमिन लगाने से। लेकिन ये अगर एक बार आरएनए प्रोटीन का निर्माण कर लिया तो प्रोटीन से फिर कोई चीज़ नहीं बन सकती। क्लियर है, क्योंकि प्रोटीन से आरएनए थोड़ी ना बनेगा, ये तो बनाता है इसको। इतना क्लियर है। तो आरएनए से प्रोटीन क्या कहलाता है, ट्रांसलेशन। उम्मीद करता हूँ आज के टॉपिक आपका जो डीएनए और आरएनए था, सारा का सारा टॉपिक बहुत ही अच्छे से कंठस्थ हो गया होगा, याद हो गया होगा, कहीं पे कोई भी दिक्कत नहीं होगी। देखिए वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो सकता है, समझ में आ रहा, क्योंकि मैं सारी चीज़ों को बहुत ही आराम से बार बार रटवा के पढ़ा रहा हूँ, एक एक चीज़ें कई बार बता रहा हूँ, ताकि आपके ब्रेन में, सीधा ब्रेन में चला जाए, ताकि कभी भी आपको लाइफ में दिक्कत ना हो। हाँ देखिए, इंसान का स्वभाव है भूलना, तो आप तो भूल तो जाओगे, लेकिन एक बार देखोगे तुरंत याद आ जाएगा। ठीक है, मैं इस तरह से पढ़ाता हूँ। अगर कहीं पे कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट कीजिए, मैं फिर से वीडियो बनाऊंगा, नहीं समझ में आया और भी बेहतर बनाने का प्रयास करूंगा। तो ये आपका डीएनए आरएनए था, मैंने डाइजेस्टिव सिस्टम खत्म कर दिया। आगे आपका ब्लड आएगा, मैं ब्लड के बारे में हर चीज़ पढ़ाऊंगा, ब्लड पढ़ाऊंगा, ब्लड क्लोटिंग पढ़ाऊंगा, ब्लड फैक्टर पढ़ाऊंगा, आरएच फैक्टर जो होता है रिसर्च बंदर से मिला था। इसके बाद आपका माता पिता में ब्लड बच्चों के होने वाली संभावनाओं को पढ़ाऊंगा। तो ये आपका आज डीएनए आरएनए खत्म हुआ, नेक्स्ट डे से आपका ब्लड चलेगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।